नमस्कार, मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूँ एक नया मुकदमा। जी हाँ, यह मुकदमा वैसे तो पूरे भारत को प्रभावित करने वाला है, लेकिन फ़िलहाल बिहार से चलकर यह दिल्ली तक पहुँचने की इंतज़ार में है। तो आइए इस मुकदमे में आज आपसे हम बातचीत करते हैं नए रिजर्वेशन पॉलिसी की। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में 2 नया बिल कानून की शक्ल में पारित किया है। जो मुख्य बिल है वह यह है कि रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए हो या सरकारी नौकरी में हो, उसकी सीमा बढ़ाकर 75% कर दी गई है। आप भली भांति इस खबर से वाकिफ़ हैं। तो इस खबर के पीछे कानूनी जंजाल क्या है, कानूनी खेल क्या है, राजनीति क्या है, क्या यह एक चुनावी झुंझुना है, चुनावी पासा है जो नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के सामने फेंका है, या कानून की आइन में इसका कुछ बेस भी है और अंततः भले एक वर्ग नाराज हो लेकिन दूसरे वर्ग का फ़ायदा हो, यह रिजर्वेशन क्या अंततः किसी की झोली में पहुँचेगा? तो आज का मुकदमा यही है कि कानून की आइन में, कानून की तारीख में नीतीश कुमार का 75% आरक्षण देने का वादा महज चुनावी झुंझुना है या कानून की शर्तों को यह पूरा करता है और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अड़चन से यह बिहार की जनता को प्राप्त होगा। इसी के बारे में बात होगी, कुछ दिलचस्प रहस्य उद्घाटन भी होंगे और कानून से आपको रूबरू भी कराया जाएगा। कानून की आपको जो बारीकियां हैं रिजर्वेशन से लेकर वह भी समझाया जाएगा। लेकिन उसके पहले कि मैं इन सारे विषयों पर आपके समक्ष आऊं, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही ताज़ा तरीन विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन के बेल बटन को भी दबा दें ताकि आपको समय पर सूचना मिलती रहे। हम बात करेंगे अपने अगली एपिसोड में जो पार्लियामेंट में स्मोक अटैक हुआ है उसके पीछे की कहानी क्या है, कानून इसके बारे में क्या कहता है, भगत सिंह का ज़माना और वह जो 13 सितंबर 2001 में जो अटैक हुआ, जिसकी दिन पे पार्लियामेंट में कल फिर अटैक हुआ, उन सारी बातों पे अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। शर्त यह है कि आप चैनल पर बने रहें। तो जी हाँ जनाब, अगर हम नीतीश कुमार के आरक्षण के इस नए फैसले की बात करें, नए नीति की बात करें, तो बिहार इस देश में पहला राज्य हो गया जो कि 75% आरक्षण देगा। ये बहुत बड़ी खबर है। पहला राज्य। अब तक पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन लागू है। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा देने की कोशिश अन्य राज्यों ने नहीं की। महाराष्ट्र, हरियाणा, वहाँ पे भी ये प्रपोजल पेंडिंग है, जहाँ यह राज्य सरकारें अपने जनता को 50% से ऊपर रिजर्वेशन देना चाहती हैं, लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में उनका केस अटका पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है। हाँ, तमिलनाडु की विशेष स्थिति है, क्यों है, कैसे है, यह भी हम जानेंगे इस एपिसोड में। और क्या बिहार तमिलनाडु दोहरा पाएगा? क्योंकि अगर बिहार तमिलनाडु दोहरा नहीं पाया
तो यह रिजर्वेशन महज झुनझुना साबित होगा, क्योंकि वर्तमान कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी 1992 के जजमेंट के अनुसार किसी भी राज्य में रिजर्वेशन का प्रतिशत 50% से ऊपर नहीं हो सकता है। तो जानते बूझते हुए कि सुप्रीम कोर्ट से, अदालत से रिजर्वेशन की संख्या पर 50% का कैप है, आखिर नीतीश कुमार क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी यह कोशिश कहीं उनके ऊपर बैकफायर तो नहीं कर जाएगी जब यह लागू नहीं हो पाएगा राज्य सरकार का यह फैसला? यह भी सवाल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आइन की सूरत है, जो कानून की सूरत है, उसमें अपने अनुभव के आधार पर मैं स्पष्ट तौर पे आपको कह सकता हूं कि नीतीश कुमार का यह फैसला मौजूदा कानून की आइन में लागू नहीं होने वाला। मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी इस बात की सवाल उठाया था और कहा था कि नीतीश कुमार का यह फैसला पटना उच्च न्यायालय में ज़रूर चैलेंज किया जाएगा, पिटीशन लगाया जाएगा, और वही हुआ। पटना में PIL के माध्यम से सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई है। फिलहाल पटना उच्च न्यायालय ने इस संबंध में इंटरिम स्टे लगाने से मना कर दिया है और सरकार को अपनी पॉलिसी यथावत जारी रखने की इजाज़त दी है। लेकिन नोट कर लें, 12 जनवरी 2024 अगली तारीख में यह फैसला कैसे, किन परिस्थितियों में और कैसे कानून सम्मत है, इन 3 पॉइंट पे बिहार की सरकार को पटना उच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करना है। तो इस फौरी राहत को अंतिम राहत नहीं माना जा सकता, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से 50% की संख्या प्रतिशत निर्धारित है। इंदिरा साहनी केस के बैकग्राउंड में, इंदिरा साहनी केस के हवाले से, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए साफ तौर पे कहा था कि किसी भी कीमत पर 50% से ज़्यादा इस देश में रिजर्वेशन नहीं हो सकती है। बहुत सारी बातें थी, चैलेंज हुई थी, उन बातों को यहाँ इस एपिसोड में पूरी तरह से कवर करना संभव नहीं है, लेकिन मूल निचोड़ जो है वो मैंने बता दिया, वह है 50% का। तो फिर ऐसी हालत में बिहार सरकार का यह फैसला 75% वाला कैसे लागू होगा या नहीं होगा? तो आइए पहले हम कानून को समझते हैं। मैंने आपको कहा कि इंदिरा साहनी केस के आधार पर रिजर्वेशन किसी भी कीमत पर 50% से ज़्यादा लागू नहीं हो सकती है, और इसी फैसले के आलोक में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाना और कई अन्य राज्यों ने अपने यहाँ रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाना चाहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको इनकी इजाज़त नहीं दी है। तो मैंने कहा कि एक ही रास्ता है जिसके तहत नीतीश कुमार इस फैसले को लागू करवा सकते हैं, मनवा सकते हैं। वह रास्ता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु एक एक्सेप्शन है, एक विशेष परिस्थिति है जो कि इस फैसले को 50% से ऊपर लेकर जाने में सफल रहा है। तो तमिलनाडु ऐसा कैसे कर पाया, कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, और क्या आज के जो राजनीतिक हालात हैं? देखिए, तमिलनाडु का यह फैसला राजनीतिक था। सारे राजनीतिक दल एक हो गए और उन राजनीतिक दलों को दिल्ली में जो सरकार बैठी थी उनका भी समर्थन मिला। तो ऐसी स्थिति में जाकर के तमिलनाडु का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करके लागू हो गया, लागू कर दिया गया। ये जयललिता, सुश्री जयललिता की सरकार में यह संभव हो पाया। तो वो कानूनी पहलू बताकर हम फिर तमिलनाडु को बिहार के परिप्रेक्ष्य में रख कर तुलना करते हैं। जजमेंट आपका होगा,
फैसला आपका होगा, निर्णय आप स्वतः कर लेंगे, इसमें कानून कुछ बच ही नहीं जाएगा। तो जो मूल बात है कि इंदिरा साहनी एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो नहीं सकता है। तमिलनाडु ने ज़रूर इस फैसले को दरकिनार करते हुए 69% रिजर्वेशन दिया। कैसे दिया? राजनीतिक फैसला था। जो सिमिलर सिम्टम्स हैं जो बिहार में हुआ कि बिहार के दोनों सदनों से सभी लोगों की सहमति से यह बिल पास हुआ, गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने इसको एसेंट दिया और यह फैसला फिर चैलेंज हुआ मद्रास हाई कोर्ट में और मद्रास हाई कोर्ट ने इस फैसले पर, सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। फिर तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु की सरकार को राहत देने से मना कर दिया। तो एक रास्ता ये जो कानून का है वाया हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट वाया सुप्रीम कोर्ट, उसमें तो नीतीश कुमार जी को कोई राहत मिलने वाली नहीं और यह फैसला लागू हो ही नहीं सकता आज की दशा और दिशा में। एक बारीकी और है, अगर समय मिला तो मैं बताऊंगा। यह फैसला भी 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास लंबित है। अगर उसमें कोई फैसला आ गया तो अलग बात है, लेकिन वह फैसला बीपी सिंह द्वारा लागू मंडल कमीशन के फैसले के साथ भी जुड़ा है और मंडल कमीशन पे भी अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास लंबित है। चर्चा लंबी हो जाएगी, इसलिए फिलहाल इस पहलू पे ही गौर करते हैं, यही दृष्टिपात करते हैं कि कानूनी दृष्टिकोण से पटना हाई कोर्ट वाया सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पे तो ब्रेक लगनी तय है। फिर तमिलनाडु का वह जादुई रास्ता क्या था? जी हाँ, वो जादुई रास्ता था प्रेसिडेंट एक्सेंट का। प्रेसिडेंट के पास यह प्रस्ताव आया, प्रेसिडेंट ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और तमिलनाडु की इस सरकार के इस फैसले को संविधान की 9th शेड्यूल में अधिसूचित कर दिया। संविधान का 9वां शेड्यूल कानून की परख से, कानून की जांच के कोर्ट के दायरे से बाहर है, वह चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो नीतीश कुमार, निष्कर्ष यह है कि नीतीश कुमार जी अगर वास्तव में चाहते हैं कि यह फैसला लागू हो तो रास्ता दिल्ली है, पटना में इसका हल नहीं है। इसका मतलब यह फैसला राष्ट्रपति की अदालत में आए और जो दिल्ली की सरकार है उसको भी इसका समर्थन मिले और राष्ट्रपति जी नीतीश कुमार के इस फैसले को 9वीं सूची में शामिल कर दें, जिसकी मांग नीतीश कुमार जी लगातार कर भी रहे हैं और गेंद मोदी जी के पाले में फेंक रहे हैं, भाजपा के पाले में फेंक रहे हैं। तो क्या इसका निष्कर्ष यह निकाला जाए कि नीतीश जी अपने इस चाल में एक बार पुनः मुंह की खाएंगे? जनता इस बारीकी को समझ रही है कि आपने एक झुंझुना फेंका है, आपको इस फैसले को जमीन पर लागू कराने की ताकत है ही नहीं। और अगर फिर यह फैसला मोदी जी के समर्थन से और भाजपा के समर्थन से 9वीं अधिसूची में शामिल कर बिहार में लागू होगा तो इसका श्रेय मोदी जी को जाएगा या श्रीमान नीतीश कुमार जी को जाएगा? यह भी एक सवाल है जिसका फैसला आपने करना है। चुनावी बयार शुरू हो चुकी है, तरह तरह की बातें होंगी, कवायदें होंगी। मेरा मसलन सिर्फ एपिसोड में आपको कानूनी पहलू से रूबरू कराना था। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जवाब आप ढूंढकर कमेंट के माध्यम से अगर मुझे बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या नीतीश चाचा इस फैसले को लागू कराने के लिए अपनी आत्मा से इतना प्यार करते हैं, अपनी
पिछड़ी हुई जनता से इतना प्यार करते हैं कि वास्तव में वो अगर चाहते हैं कि अपने राजनीति के अंतिम काल में, नीतीश बाबू अब राजनीति के लगभग अंतिम दौर से ही उम्र के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, गुजर रहे हैं, लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में वो मुख्यमंत्री रहे, तो क्या जाते जाते वो इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं और इस फैसले को लाकर वो बिहार के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाना चाहते हैं। और अगर इस फैसले के बारे में ईमानदार हैं तो क्या वह एक बार जल्दी ही पुनः पलटी मारते नजर आएंगे और भाजपा से हाथ मिलाकर इस फैसले को लागू कराएंगे। कानूनी पहलू मैंने आपको समझा दी, राजनीतिक पहलू पर आइए हम और आप दोनों दृष्टि बनाए रखते हैं और चुनाव के इस नए समर में कौन क्या कर रहा है, कानून के साथ कैसे कैसे खिलवाड़ होंगे, ऐसे तमाम एपिसोड लेकर मैं आपके पास 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस YouTube चैनल के माध्यम से आता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट को अनुमति दीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ, पुनः एक ऐसे ही केस के साथ YouTube के कानून के इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाकर पार्लियामेंट के स्मोक स्क्रीन अटैक के रहस्य को जानने से न चूकें। कानून इस बारे में क्या कहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।